ये लोगों का ज़ाती फ़ैसला है। जो जिस किसी को दावत देना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जिनके चेहरे उनको पसंद हैं, तो उनको बुलाते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम दोबारा तीसरी मर्तबा कोशिश करेंगे कि 2024 में हमारे वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश तो जारी और सारी रहेगी। अब इन लोगों ने नहीं बुलाया। आपसे इश्क ना करने की एक वजह ओवैसी साहब ये है कि वो कहते हैं कि जैसे बीजेपी सांप्रदायिक है, आप भी सांप्रदायिक हैं। उनका ये कहना है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रहना चाहते हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं। और आप हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि 26 पार्टियों का एक गठबंधन तैयार कर लिया गया है और उस गठबंधन का नाम जो है इंडिया रखा गया है। लेकिन हम बात करेंगे कि इस गठबंधन के बाद, क्योंकि इस गठबंधन के अंदर एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बुलाया गया, इस गठबंधन के अंदर जो है एएमएम को जो है शामिल नहीं किया गया, इस गठबंधन के अंदर जो है एआईयूडीएफ को भी शामिल नहीं किया गया, इस गठबंधन के अंदर जो है और भी मुस्लिम पार्टीज़ को शामिल नहीं किया गया। इसके जवाब में अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा है और आगे का क्या प्लानिंग है और किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अख्तरुल ईमान साहब का। अख्तरुल ईमान साहब ने ये क्लियर कह दिया है कि चूँकि हमें गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया है और हम चाहते हैं कि गठबंधन के अंदर शामिल हो, लेकिन 26 पार्टियों को क्या और भी पार्टियाँ उसमें शामिल होने की संभावना बताया जा रहा है, लेकिन एएमएम को इस वजह से शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस वाले हों चाहे दूसरे लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम जो है वो कम्युनल जो है पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि अख्तरुल ईमान साहब का ये कहना है कि भले ही हमें शामिल नहीं कर रहे हैं, उनका दर्द ज़रूर छलक रहा है, उन्हें तकलीफ़ है क्योंकि उनको शामिल नहीं किया जा रहा है इस गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर। इसीलिए वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे बिहार के अंदर, इस चीज़ की भी उन्होंने घोषणा कर दिया है ऑफिशियली। अब तीसरा मोर्चा के अंदर कौन कौन पार्टी रहेंगे, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन सी पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां तो या तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो चुकी है। कुछ पार्टी जो बची है अब वो देखना है कि एमआईएम के साथ जाती है या नहीं जाती है। दूसरी ओर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ये खुलकर कह रहे हैं कि गठबंधन के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाना, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम अभी भी 2024 के अंदर मोदी को हराने के लिए ही इलेक्शन लड़ेंगे। मज़े की बात यह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एजेंट बता रहे हैं, इसी वजह से वो उसके अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, जबकि खुद नीतीश कुमार साहब जो है वो बीजेपी के साथ रहकर सरकार बना रहे और सरकार चला रहे थे बिहार के अंदर, और अब जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन किया है तो वो बीजेपी के खिलाफ बता रहे हैं अपने आप को, और साथ के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं, इसीलिए उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कांग्रेस कह रहे हैं कि केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये दोनों ही बीजेपी के एजेंट हैं और ये दोनों ही उनके इशारे पर काम करते हैं, ये दोनों ही उनके इशारे पर जहाँ जहाँ उनको भेजा जाता है वहाँ पर वो चुनाव लड़ने पहुँच जाते हैं। और हकीकत क्या है कि आज कांग्रेस जो है केजरीवाल को शामिल कर रहे हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल नहीं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे के क्या रीज़न हो सकता है, क्या कंसेप्ट हो सकता है, क्या थ्योरी हो सकता है। आप अक्लमंद है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये भैया आपके जो उत्तर प्रदेश के जो सपा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो भी क्या है केजरीवाल को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को एजेंट बताते आए हैं बीजेपी के, लेकिन अब देखिए केजरीवाल इनके साथ है लेकिन एएमएम के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं शामिल करना चाह रहे हैं ये लोग, अब आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के बारे में। असम के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस ने जो है असम के अंदर एआईयूडीएफ को अपने साथ गठबंधन में रखकर वहाँ पर चुनाव लड़ा था, और जब वहाँ पर सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, चूँकि एआईयूडीएफ को सफलता मिली वहाँ पर और कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने जो है एआईयूडीएफ के ऊपर एलिगेशंस और इल्ज़ाम लगाते हुए उस गठबंधन को तोड़ दिया, और बल्कि उल्टा जो है हार का जो ठेकरा है वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के ऊपर फोड़ा। अब यूँ समझिए कि ये साहब एआईयूडीएफ जो है कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, फिर भी इनको शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा एएमएम पार्टी जो
है 2004 से लेकर 2012 तक AIM के साथ मिलकर जो है इन्होंने जो है चुनाव लड़ा है, इस साथ के साथ गठबंधन में रहे हैं, लेकिन फिर भी AIM को जो है अपने पार्टी के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, अपने गठबंधन के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर, हिस्ट्री की ओर। अब उठाकर देखिए मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में जीत होती है, जिस महिला की जीत होती है MIM पार्टी की तरफ से, वो महिला जो है हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू बहन है और उनकी जीत होती है। तो MIM ने क्या यहाँ पर मुसलमानों की पॉलिटिक्स किया? और अगर AIM अगर मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते तो यहाँ पर हिंदू बहन को टिकट ही नहीं देते। उत्तराखंड के अंदर जो है AIM की जीत होती है, उनमें से जो है हमारी हिंदू बहनें निकल जीतती है। इसी तरीके से हम आपको बता दें गुजरात के अंदर जब निकाय चुनाव हुआ था, वहाँ पर हिंदू बहनों के और हिंदू भाइयों की भी जीत होती है। तेलंगाना के अंदर जो है हिंदू भाई और हिंदू बहन जो है इनकी पूजा करते हैं। कहाँ से फिर ये AIM पार्टी जो है जो सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं या सिर्फ ही मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को देखते हैं और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ चीज़ें देते हैं। तो अब ये सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, आप उठा कर देखिए, हर विधानसभा के अंदर हिंदू उम्मीदवार को ज़रूर टिकट देते हैं MIM की पार्टी, चाहे बिहार हो, चाहे जो है दूसरे जगहों पर गुजरात हो, चाहे और दूसरे जगहों पर हो, हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर MIM पार्टी हिंदू भाई बहनों दोनों को ही टिकट देते हैं। तो फिर किस तरीके से ये कम्युनल पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर? कुल मिलाकर एक सच बात यही है दोस्तों कि इनको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों के सियासत से, इनको ये मतलब है कि मुस्लिम वोट कैसे ही मिल जाए बस। अब वो सीधे तौर पर तो ऐसे मिलेंगे नहीं, तो क्यों कैसे हटाया जाए रास्ते से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स उभर रहे हैं या मुसलमानों की जो नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनको रास्ते से कैसे हटाया जाए? तो सीधी बोल दो कि ये भैया BJP के एजेंट है, इसीलिए जो है हम इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि AIM पार्टी और AIUDF कभी भी BJP से कोई वास्ता है ही नहीं। इतिहास में उठा कर देख लीजिए, वास्ता किनका है? वास्ता केजरीवाल का है, वास्ता ममता बनर्जी का है, वास्ता जो है नीतीश कुमार का है, वास्ता जो है महबूबा मुफ्ती का है, वास्ता जो है उद्धव ठाकरे का है। इन सब का वास्ता है और इन सब को जो है आप गठबंधन के अंदर शामिल कर लिए हो। वास्ता जिनका नहीं है आप उनको कह रहे हो कि BJP के एजेंट है। समझ से परे है दोस्तों किस तरीके के ये लॉजिक लगा रहे हैं। कुल मिलाकर यही सावधान करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स को ये उभरने नहीं दे रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट से मतलब है, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम डेवलपमेंट से, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम पावर से, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम सियासत से। इसीलिए सावधान होने की ज़रूरत है। वो लोग जो ये कह रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या हंस रहे हैं MIM पार्टी के ऊपर या मुसलमानों के पार्टी के ऊपर, ख़ास करके मुस्लिम तबका के लोग, जुम्मन मुस्लिम तबका के जो लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में, सोचिए अपने बच्चों के बारे में, सोचिए अपने बच्चों के बारे में, कहाँ जा रहे हैं। अगर मुस्लिम सियासत अच्छी तरीके से काम नहीं आएगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पिछड़े मुसलमान हमेशा पिछड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पिछड़ते चले जाएंगे। इसीलिए वक्त है दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। और मैं तो खुलकर ये कहता हूँ कि जहाँ पर इंडिया गठबंधन कर रही है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हराइए ना BJP को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर AIM पार्टी या AIUDF या ISF जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ पर इनको फुल समर्थन के साथ उनको वोट करें। और बाकी जहाँ पर इनके उम्मीदवार ना हो वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे, जिस तरीके से भी सीट शेयरिंग होगा वहाँ पर उनको जो है वोट और सपोर्ट करें। समझने की ज़रूरत है। वक्त जो है बहुत ही बुरा चल रहा है, किस तरीके से उलझा कर रख देते हैं और उलझाने के बाद जो है लोग उसको शेयर करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनको समर्थन देते हैं। समझने की ज़रूरत है कि ये वो वक्त है जहाँ पर आप अपने लीडरशिप को जो है वो मजबूत करने का वक्त है और कर सकते हैं। अगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर 4 से 5 MP निकल कर आती है MIM की पार्टी की, तो आप समझ सकते हैं कि सांसद के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब या मुस्लिम जो भी चीज़ें इश्यूज़ होगा उसके ऊपर किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे। आप यकीन नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त माहौल होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।